तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 112 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ह्यूमनली डीमन जो होता है जब वहां पर पूछताछ कर रहा होता है तो ब्लड हैंड जो होता है वहीं पर से पीछे की तरफ हटता है और अपने दिमाग के ऊपर से अपना उसका कंट्रोल जो होता है वो उसे आज़ाद हो जाता है। और साथ ही वो कहता है कि मुझे वापस जाकर अपने क्लैन के लोगों को इस बारे में बताना होगा, स्पेशली फर्स्ट जंग मास्टर को इस बारे में न्यूज़ देनी होगी। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि माफ़ करना पर प्लान्स में कुछ चेंजेस है, मैं जहाँ पर तुम्हें और कुछ भी नहीं बताऊंगा बल्कि मैं जहाँ पर से जाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही अपने मुंह के अंदर से वहां पर शायद एक बॉम्ब निकालता है। तो ये देखकर ह्यूमनली डीमन काफी हैरान होता है और इसी के साथ ही वहां पर एक धमाका हो जाता है। जैसे वहां पर धमाका होता है, धमाका हटने के बाद दिखाता है कि वहां पर से गायब हो जाता है। तो ह्यूमनली डीमन कहता है कि क्या जो बंदा पागल था उसने यहाँ पर एक बॉम्ब खा लिया, एक बॉम्ब खाकर उसने अपनी बॉडी को फोड़ लिया, लेकिन वो कहां पर चला गया है, क्या वो मर गया है या फिर वो उसकी बॉडी यहाँ पर से उड़ गई है। मैं तो वैसे भी यहाँ पर उसे सवालों के जवाब जानने के बाद उसे छोड़ने ही वाला था, लेकिन खैर अब यहाँ पर उसने मेरे कपड़े भी खराब कर दिए, कमीना कहीं का, खुद तो मर गया, मेरे कपड़े खराब कर गया है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जू का दिखाया जाता है कि जूलैंड के साथ रात गुजारने के बाद अब यहाँ पर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और न्यू वेड हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बाहर पानी में आकर बैठे होते हैं। और वहां पर बैठे बैठे माँ जू से कहता है कि क्या तुम वाकई मेरे साथ टाउन में जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ टाउन में जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ घूमना फिरना चाहती हूँ, मैं टाउन में जाना चाहती हूँ। तुम्हारा जू से कहता है कि पॉसिबल तो है लेकिन फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि इस वक्त म्यूजियम के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ बाजार में यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए नहीं लेकर जा सकता। लेकिन माय लेडी अगली बार जब यहाँ पर हालात ठीक हो जाएंगे, जब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगा। तो वो उसे कहती है क्या वाकई में, और दोनों वहां पर फिर से शर्माना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू होते हैं, फिर साथ ही वहां पर किस करने लगते हैं। लेकिन जैसे वो किस करने लगते हैं बैगर पुंग वहां पर बीच में से निकल आते हैं। तो बैगर किंग उसे कहते हैं कि यंग मास्टर मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर के लिए आएंगे। तो जैसे उसे साइड के ऊपर लेकर आता है तो उसे कहता है कि ये क्या तुम दोनों के बीच में ये इतना ज्यादा गहरा रिलेशनशिप कैसे हो गया, तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे। तुम्हारा जू से कहता है कि बस हो ही गया, तुम यहाँ पर इस बात को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। तो इसी के साथ ही बैगर पुंग अपने पास से एक लेटर निकालता है और उसे कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ लेकिन आपके लिए ये लेटर है, ये लेटर जो है ये मैट डीमन ने आपके लिए भिजवाया है। तुम्हारा जू से कहता है क्या मैट डीमन ने एक लेटर भेजा है। तुम्हारा जू जो होता है उस लेटर को ओपन करता है, उसे ओपन करते ही हमारा जू जो होता है उसे एक झटका लगता है, क्योंकि मैट डीमन जो है उसने गद्दारी कर दी है। और ये पढ़ने के बाद वो और भी हैरान होता है, क्योंकि उसके अंदर लिखा होता है कि सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, जब मैंने पहली बार आपको देखा था तब मैंने यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी के लिए शपथ खाई थी कि मैं आपसे वफादार रहूंगा। मैंने आपके सामने घुटने टेके और आपको अपना लॉर्ड कह दिया, क्योंकि मैं कितने सालों तक उस रूम के अंदर बंद रहा, लेकिन आपने मुझे वहां पर से हरा और मैं वहां से बाहर निकला और मैंने अपनी लॉयल्टी आपके सामने प्लेज की थी ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तलवार को आपकी रक्षा के लिए उठा सकूं। हाँ मुझे पता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, मैं आपके साथ पूरी तरह से वफादार तभी रह सकता था जब मेरा दिल यहाँ पर सही जगह के ऊपर रह पाता, लेकिन अफसोस कि मेरे दिल के ऊपर एक बोझ है जो पहले वाले से भी ज्यादा है, यानी कि आपकी जो रक्षा करने का जो मैंने वादा किया था उस वादे को तोड़ने पर मुझे मजबूर कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक लड़की जिसे आप लोग यहाँ पर गलत समझते थे, लेकिन वो लड़की जिसके साथ मेरी शादी हुई वो मेरी जिंदगी में आई तो एक ही रात में सब कुछ बदल गया, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं उसे बचाने के लिए जाने वाला हूँ। प्लीज मुझे माफ करिएगा, मुझे पता है कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गद्दारी है, क्योंकि मैं आपके ऑर्डर्स के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं अपनी पोस्ट को छोड़कर अपनी तलवार लेकर यहाँ पर से जा रहा हूँ। जब मैं अपनी तलवार लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा तो उसका मतलब यह है कि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मेरे ऊपर गद्दारी का टैग लग जाएगा और मैं वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और आप यहां पर मुझे माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप मुझे माफ नहीं भी कर पाए तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा, मुझे बस जाकर अपनी वाइफ को बचाना है। और इसी के साथ ही मां लूचन वो पढ़ने के बाद कहता है कि मैट डीमन जुईगांग ऐसा कैसे कर सकता है, वो यहाँ पर अपने वादे को कैसे तोड़ सकता है। उसने यहाँ पर मेरे सामने लॉयल्टी की कसम खाई थी सिर्फ एक लड़की के लिए, वो ऐसा कैसे कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारी जूलैंड उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी जूलैंड उसे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे चेहरे के रंग से पता चल रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि तुम्हें तंग कर रही है, तुम्हारा कोई साथी है जो कि यहाँ पर कोई गलती कर बैठा है, लेकिन असल में उसने कोई गलती नहीं की बल्कि वो सही रास्ते पर है। तो हमारा जू से कहता है कि तुम यहाँ पर ये सारी बातें कैसे जान लेती हो। तो जूलैंड उसे कहती है यही तो बात है, जब दो लोगों के बीच में एक कनेक्शन होता है तो वो एक दूसरे के चेहरे को देखकर ही पता कर लेते हैं क्या है जहाँ पर उसके साथ क्या चल रहा है। जू जो होता है उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा कन्विंस्ड होता है और उसे भी यहाँ पर क्योंकि जूलैंड से प्यार हो गया और उसे समझ आ रही है कि प्यार क्या चीज है, प्यार की भावना जो है वो आपको यहाँ पर गद्दारी करने पर भी मजबूर कर सकती है। तो इसी के साथ ही मां जू से कहता है कि मुझे अब यहाँ पर तुम्हारी वजह से समझ आ रही है कि मेरे किसी आपने ने यहाँ पर मेरे साथ गद्दारी क्यों की है। तो असल में ये गद्दारी नहीं है बल्कि वो अपने दिल के हाथों से मजबूर है और इसी के साथ ही वो यहाँ पर मुझे इसलिए छोड़कर जा रहा है ताकि वो जाकर अपने प्यार को ढूंढ सके। तो मां जू कहता है कि जुईगांग उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्दी से
जाकर उस लड़की जीजुन को ढूंढ लोगे। अगर मुझे सच्ची में पता होता कि तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए कितनी ज्यादा फीलिंग्स है, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें उस लड़की से कभी अलग नहीं करता और मैं तुम्हें उस लड़की के साथ ही रहने देता। तब यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ और ऑर्डर्स देता। फिर साथ ही वहां पर कहता है कि बैगर किंग, मुझे आपसे यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज क्या आप यहाँ पर मेरे लिए एक और काम करेंगे। और यहाँ से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रेट मर्चेंट लीग का दिखाया जाता है। ग्रेट मर्चेंट लीग के अंदर दिखाता है कि फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो यहाँ पर सेकंड यंग मास्टर ब्लड हैंड के पास आता है और उसे कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वहां पर एक डॉक्टर जो होता है उसे कहता है कि तुम जा सकते हो। डॉक्टर भागता वहां पर चला जाता है, जबकि एक डॉक्टर की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। तो वहां पर आने के बाद उसे कहता है कि ब्लड हैंड जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बाजू कट गया, तुम हार कर आए हो और तुम अपना गुस्सा यहाँ पर डॉक्टर बेचारे के ऊपर क्यों निकाल रहे हो। तुमने एक बेचारे डॉक्टर को मार डाला, वो तो बस तुम्हारा इलाज करने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो ब्लड हैंड कहां पर चला गया जो यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट था, जो सिर्फ और सिर्फ फाइट करने के लिए जीता था। तुम्हारा एक बाजू कटा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मर गए हो। और साथ ही वो पीछे मुड़ता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है, क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे ऊपर किसने अटैक किया और कैसे अटैक किया, वो कितने लोग थे और कितने पावरफुल थे, मुझे वो सब कुछ जानना है। और साथ ही उसे कहता है कि जब तुम यहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट कर लो तो उसके बाद बाहर आ जाना, ताकि तुम यहाँ पर आकर मुझे सब कुछ बता सको। और इसी के साथ ही वो उसे अकेला छोड़कर जाने लगता है। तो ब्लड हैंड उसे कहता है कि बिग ब्रदर रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो वो कहता है हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है। तो वो उसे कहता है मुझे यहाँ पर वो स्पेशल टेक्निक चाहिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मुझे ब्लड शैडो लाइटनिंग टेक्निक चाहिए। मैं उस टेक्निक की मदद से उस कमीने रेड हेयर को मारना चाहता हूँ जिस कमीने ने मेरा बाजू काटा है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि ब्लड हैंड क्या तुम वाकई में यहाँ पर वो टेक्निक चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो टेक्निक नहीं मिलेगी क्योंकि मैं यहाँ पर वो तुम्हें वो टेक्निक नहीं दे सकता। ब्लड शैडो लाइटनिंग टेक्निक जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो कि तुम्हारी बॉडी को और भी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है। तुम्हारी बॉडी उस टेक्निक को फिलहाल के लिए संभाल नहीं पाएगी। तो ये बात सुनते वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्यों नहीं तुम वो टेक्निक मुझे क्यों नहीं दे सकते, मैं यहाँ पर वो टेक्निक मास्टर करना चाहता हूँ। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ब्लड हैंड उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था मैं पहले से पूरी तरह से टूट चुका हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर एक लाइटनिंग टेक्निक से टूटने वाला हूँ। फर्स्ट ब्रदर उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है, जबकि ब्लड हैंड चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा 3 साल पहले क्या हुआ था, उस वक्त भी यही सब कुछ हुआ था, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इस लाइटनिंग टेक्निक से टूटने वाला हूँ। आइस ब्लॉसम, और तुमने यहाँ पर ब्लड शैडो लाइटनिंग टेक्निक के बारे में मुझसे छुपाया, आइस ब्लॉसम के बारे में भी तुमने मुझसे छुपाया था। तो ये बात सुनने के बाद हमारा फर्स्ट ब्रदर जो होता है वो सोच रहा होता है कि इस वक्त गुस्से में और यहाँ पर इस तरह की बातें इसलिए कर रहा है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सारी बातें तुमसे इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम आइस ब्लॉसम को कितना ज्यादा पसंद करते हो और इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं बता सकता। जबकि इसी के साथ ब्लड हैंड चलाकर उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहे हो ताकि मुझे यहाँ पर शांत किया जा सके, लेकिन मुझे यहाँ पर यह टेक्निक चाहिए। तो फर्स्ट यंग मास्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम इस टेक्निक को सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से मास्टर करते हो तो फिर एंड के ऊपर तुम्हारी बॉडी शैटर हो जाएगी। तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा लोगे, ना सिर्फ इस टेक्निक को मास्टर कर पाओगे बल्कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाओगे। तुम्हारा जो ब्लड हैंड होता है वो कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अगर मेरी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, लेकिन इस ब्लड लाइटनिंग शैडो टेक्निक को मास्टर करने के बाद अगर मैं उस कमीने रेड हेयर को मार डालूं तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मुझे बस वो टेक्निक दे दो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 112 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जो ब्लड हैंड है वो उस टेक्निक को मास्टर कर पाएगा और उसको मास्टर करने के बाद क्या वो ह्यूमनली डीमन को हरा पाएगा या नहीं।